चलो गाइस स्टार्ट करेंगे हम लोग आपका अगला चैप्टर जो बात करता है रिटर्न्स अंडर जीएसटी। मालिक देखो, आपने एक महीने में या एक टैक्स पीरियड में जो भी बिजनेस किया है, आपको ये बिजनेस को गवर्नमेंट को इन्फॉर्म भी तो करना है ना। तो ये जो इन्फॉर्म करने का काम है वो आप लोगों को पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है आपका रिटर्न्स अंडर जीएसटी। ठीक है भैया, चलो सर सबसे पहले रिटर्न नंबर 1 जो बात करता है आपका GSTR1 के बारे में। किसके बारे में बात करेगा? GSTR1। ये फाइल होगा आपका सेक्शन 37 के अंदर। इसके अंदर आपने जो भी आउटवर्ड सप्लाई किया हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट को शो करनी है। सर इसका ड्यू डेट क्या रहता है रिटर्न का फाइल करने का? तो अगर आप लोग मंथली GSTR1 फाइल कर रहे हो, आपको इसको फाइल करना है 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। कब तक फाइल करना है? 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। और अगर आप लोग इसको क्वार्टरली फाइल कर रहे हो तो आपको इसको फाइल करना है 13th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर। सर मतलब अगर मैं मंथली फाइल कर रहा हूं और तो मेरा जनवरी का रिटर्न कब तक जाना चाहिए? 11 फेब तक। और अगर मैं क्वार्टरली कर रहा तो मेरा अक्टूबर से दिसंबर तक के क्वार्टर का कब तक जाना चाहिए? 13 जनवरी तक जाना चाहिए। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। सर GSTR1 किसको फाइल करना है? GSTR1 ऑल रजिस्टर्ड पर्सन को फाइल करना है एक्सेप्ट दिस 6 पीपल। सबसे पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन सेक्शन 51 में TDS के ले लिया है तो आपको GSTR1 फाइल करने की जरूरत नहीं है। TCS अंडर सेक्शन 52 का आपका रजिस्ट्रेशन है, या आपका सेक्शन 10 वाला कॉम्पोजिशन का सिम का रजिस्ट्रेशन है, NRTP नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, या OIDAR सर्विस प्रोवाइडर, ये 6 लोगों को GSTR1 फाइल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो आपको GSTR1 फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है सर, अगर मेरे एक महीने के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, नो ट्रांजैक्शन, तो मुझे क्या फाइल करना होगा? नील GSTR1 फाइल करना होगा। ठीक है सर, देखो जब मैं GSTR1 फाइल करता हूं मुझे कोई भी इनवॉइस या स्कैन कॉपी को अपलोड नहीं करना रहता है पोर्टल के ऊपर, बस मुझे सर्टेन डिटेल्स को फर्निश करना है। कौन सी डिटेल्स? अगर मेरा B2B सप्लाई है, यानी कि मैंने जिसको सप्लाई किया वो रेसिपिएंट GST के अंदर रजिस्टर है, तो उसके इनवॉइस वाइज डिटेल को अपलोड करना होता है। और अगर मैंने ये B2C सप्लाई किया, यानी कि बिजनेस टू एंड कंज्यूमर, मतलब जो मेरा बायर है वो ITC क्लेम नहीं करने वाला है, उस केस में अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई यानी कि लोकेशन ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट के अंदर फॉलो हो रहा, तो आपको रेट वाइज कंसोलिडेटेड डिटेल्स को अपलोड करना पड़ेगा। सर रेट वाइज यानी कि आपका 5% का कितना सप्लाई है, 18% का टोटल कितना सप्लाई, वैसे एक रेट का टोटल करके आपको रिपोर्टिंग देना पड़ेगा। बट सर अगर ये इंटरस्टेट सप्लाई है तो आपको वैल्यू को चेक करना है कितना है। अगर आपका वैल्यू 1 लाख तक है तो रेट वाइज स्टेट वाइज कंसोलिडेट कर दो, और अगर अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है तो आपको इनवॉइस वाइज डिटेल को अपलोड करना पड़ेगा, फर्निश करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रही स्क्रीन आपके सामने, एक बार वापस से देख लो डिटेल्स कैसे फर्निश होगे। B2B इनवॉइस वाइज, B2C इंटरस्टेट रेट वाइज कंसोलिडेट, इंटरस्टेट वैल्यू अप टू 1 लाख, रेट वाइज स्टेट वाइज कंसोलिडेटेड, मोर देन 1 लाख इनवॉइस वाइज। ठीक है सर, हाँ GSTR1 आप फाइल नहीं कर सकते हो प्रायर टू एंड ऑफ टैक्स पीरियड। प्रायर टू एंड ऑफ टैक्स पीरियड GSTR1 फाइल नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, दिस 2 पीपल कैन फाइल GSTR1 प्रायर टू एंड ऑफ टैक्स पीरियड। हर एक केस में जो आपका टैक्स पीरियड है मंथली रहेगा तो 1 मंथ, या क्वार्टरली रहेगा तो क्वार्टर, वो खत्म होने के पहले GSTR1 फाइल मत करो। 2 लोग है, पहला कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, दूसरा जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा, वो टैक्स पीरियड में भी आपका रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है सर, एक बार GSTR1 आपने भर दिया, रिटर्न को आप रिवाइज नहीं कर सकते हो। आप जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो? अमेंड कर सकते हो, बट रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते। सर अमेंडमेंट कब तक कर सकते हो? 30 नवंबर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। कब तक अमेंड कर सकते हो? 30 नवंबर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट सर, GSTR1A किसकी बात करता है? सेम टैक्स पीरियड में अगर एक बार आपने GSTR1 भर दिया और GSTR1 भरने के बाद बट GSTR3B को फाइल करने के पहले, वापिस से GSTR1 भरने के बाद, GSTR1 के बाद बट 3B के पहले, उसी टैक्स पीरियड का अगर आपको कोई भी ये समझ में आ रहा है कि अपने डॉक्यूमेंट के अंदर गलती कर दी या डॉक्यूमेंट को स्किप कर दिया, आप उसको चेंज कर सकते हो इन GSTR1। ये चेंजेस करना कैसा है? ऑप्शनल है, कंपलसरी है क्या? नहीं।
हाँ, GSTR1 के चेंजेस आप लोग जो भी 13 तारीख तक या 11 तारीख तक करोगे वो आपके सेम टैक्स पीरियड के 2B में रिफ्लेक्ट होगे। बट अगर वो 11 या 13 तारीख के आप लोग बाद में करोगे तो अगले टैक्स पीरियड के GSTR 2B के अंदर वो अमाउंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है सर, अगर मुझे अगले महीने का GSTR1 फाइल करना है तो मुझे पिछले महीने के मेरे सारे रिटर्न यानी कि GSTR1 एंड 3B का रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा। उसके बाद में आते हैं सर, जो आपके सप्लायर ने GSTR1 या IFF या 1A फाइल किया उसके बेसिस पे आपका एक रिटर्न है ना ऑटो पॉपुलेट होता है। देखो आपको इसको फाइल नहीं करना है, नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल, रादर इट इज ऑटो पॉपुलेटेड, जिसको बोलते हैं आपका GSTR 2A/2B। ये होता है सेक्शन 38 के अंदर। सर 2A कैसा रहता है आपका, डायनेमिक इन नेचर। जैसे सप्लायर ने रिटर्न को फाइल किया इमीडिएटली आपके 2A के अंदर वो आपका परचेस दिख जाता है। 2A आप लोग किसके लिए काम करते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को GST पोर्टल के साथ रिकंसाइल करने के लिए काम करते हो कि ताकि मेरे सभी सप्लायर्स ने वो बिल को शो किया है क्या नहीं वो देख ले। फिर दूसरा रिटर्न आता है आपका GSTR 2B। ये नेचर में स्टैटिक रहता है, यानी कि जो GSTR 1 या IFF टाइम पे फाइल हुए उसके हिसाब से मेरा 2B ऑटो पॉपुलेट होगा। मैं 2B को क्या करूंगा, ITC अवेल करूंगा। काय के लिए यूज करूंगा, टू अवेल ITC। ठीक है सर, उसके बाद में आता है मेरा अगला रिटर्न जो बात करता है GSTR 3B। सर GSTR 3B किसको फाइल करना है, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल 3B, ऑल पर्सन लायबल टू फाइल GSTR1। जो लोग GSTR1 फाइल करने के लिए लायबल है उन सबको 3B फाइल करना है। यानी कि सर 3B सबको फाइल करना है अदर देन 6 पीपल। सेक्शन 51 वाला TDS वाला, 52 वाला TCS वाला, कॉम्पोजिशन स्कीम NRTP, OIDAR और क्या था आपका OIDR और एक हाँ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। जिनको GSTR1 फाइल नहीं करना है उनको 3B फाइल नहीं करना है, जिनको GSTR1 फाइल करना है उनको GSTR 3B फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है सर, GSTR 3B बेसिकली ये आपका ना एक समरी रिटर्न रहता है जिसके अंदर आपकी जो भी लाइबिलिटी है वो GSTR1 के हिसाब से आ जाएगी और जो भी आपका ITC है वो GSTR 2B के हिसाब से आ जाएगा। सर देखो एंड में अगर आपकी लाइबिलिटी ज्यादा है आपके क्रेडिट से तो आपको डिफरेंशियल अमाउंट को कैश में पे करना पड़ेगा। अगर आपका ITC ज्यादा है आपके लाइबिलिटी से तो एक्सेस ITC क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सर 3B को फाइल करने का ड्यू डेट दो टाइप का रहता है। अगर आप मंथली फाइलिंग कर रहे हो तो 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ इसका ड्यू डेट बन जाएगा। अगर आप क्वार्टरली कर रहे हो तो इसका डेट रहेगा 22nd और 24th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर। यानी कि सर एक एग्जांपल में देखो, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ एक एग्जांपल के लिए क्वार्टर की, अक्टूबर टू दिसंबर, तो इसका ड्यू डेट क्या बन जाएगा 22nd जनवरी। क्या बन जाएगा 22nd जनवरी, या तो क्या बन जाएगा 24th जनवरी। अभी ये डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट में हो उसके हिसाब से। सर क्या स्टेट के ड्यू डेट्स आपको याद रखने के, बिल्कुल भी नहीं, इंस्टीट्यूट आपको दे देगा। ठीक है सर, अभी QRMP करके एक स्कीम निकला था जो लोग क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट करना चाहते हैं उनके लिए। सर ये स्कीम अगेन आप समझ के चलो, ये स्कीम कैसी है आपकी, ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो। ऑल्सो ये स्कीम आप केस वाइज सिलेक्ट करोगे, GSTIN वाइज सिलेक्ट करोगे। यानी कि अगर आपके एक पैन कार्ड के ऊपर 3 रजिस्ट्रेशन है तो आप 2 को QRMP में रख सकते हो, एक को मंथली फाइलिंग के अंदर रख सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है सर, तीनों को QRMP में रखना है, बिंदास रख लो, आपकी मर्जी। क्लियर है सर, ये क्या बोलते हैं कि आपको जो रिटर्न है ना वो रिटर्न आपको फाइल करने के है क्वार्टरली। QRMP स्कीम में आप रिटर्न को कैसे फाइल करोगे, क्वार्टरली, जिसके अंदर 3B को आप हमेशा क्वार्टरली फाइल करोगे 22 और 24th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर, और GSTR1 को आप फाइल करोगे 13th ऑफ मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर। बट QRMP स्कीम में अगर आपने GSTR1 को क्वार्टरली फाइल किया तो आपका ITC जो है वो रेसिपिएंट को लेट मिलेगा। तो रेसिपिएंट को ITC लेट ना मिले इसके लिए एक स्कीम लाई गई है जिसको बोला गया है आपका इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ये इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का भी स्कीम कैसा है आपके लिए, ऑप्शनल है। बेसिकली इसके अंदर क्या बोलते हैं कि अगर आपका कोई भी B2B सप्लाई हो रहा है फॉर द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर अप टू द वैल्यू ऑफ 50 लाख इन ईच मंथ, वापिस से यहाँ पे आप कौन सा सप्लाई शो करोगे, खाली B2B। क्वार्टर के पहले 2 महीने में B2B सप्लाई है 50 लाख तक, हर महीने का सप्लाई उसको शो करोगे QRMP स्कीम में इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में। ऑप्शनल है,
तुम्हें शो करना है करो, नहीं करना मत करो। बट हाँ, अगर तुमने एक बार उसको शो कर दिया आईएफएफ के अंदर, तो उसको वापस से जीएसटीआर 1 में शो मत करो, क्योंकि वो ऑलरेडी आईएफएफ में शो हो चुका है। तो सर फर्स्ट 2 मंथ ऑफ क्वार्टर के लिए आप 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक क्या फाइल करोगे? आईएफएफ। सर आपके आईएफएफ फाइल करने से क्या होगा? रेसिपिएंट को आईटीसी मिल जाएगा। सेकेंड बात वो करते, सर लास्ट मंथ ऑफ क्वार्टर के अंदर आप लोग आईएफएफ को फाइल मत करो, आप किसको फाइल करो? जीएसटीआर 1 को फाइल करो। सर अगर इनवॉइसेस को आपने ऑलरेडी आईएफएफ में शो कर दिया है, उसको जीएसटीआर 1 में वापस से शो मत करो। जो इनवॉइसेस आईएफएफ में नहीं गए बस उतना ही आपको जीएसटीआर 1 में शो करना पड़ेगा। ठीक है सर, अभी इधर फुल फॉर्म क्या है? क्वार्टरली रिटर्न, वो अपन ने समझ लिया। बट सर आपको पेमेंट कैसा करना है? मंथली करना है। तो सर आ जाओ पेमेंट मंथली कैसे करने का वो देखने के लिए। सबसे पहले सर इसके अंदर है ना अपन ड्यू डेट देखेंगे, पेमेंट कैसा करना है। तो ड्यू डेट है ना आपकी 2 टाइप की रहती है। मंथली पेमेंट का अपन क्या लिखेंगे? ड्यू डेट। ड्यू डेट को 2 टाइप में बांट दो। फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ क्वार्टर, फर्स्ट 2 मंथ ऑफ क्वार्टर, इसके लिए ड्यू डेट क्या रहेगा? 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ। क्या रहेगा? 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ। और लास्ट मंथ जो है ना क्वार्टर का, उसके लिए ड्यू डेट क्या रहेगा? 3B का ड्यू डेट। इसका ड्यू डेट रहेगा 3B का ड्यू डेट। अच्छा सर, मतलब देखो एक क्वार्टर है आपका अप्रैल से लेके जून का, तो सर अप्रैल का पेमेंट आपको कब तक करना है? 25 मई। मई का पेमेंट आपको कब तक करना है? 25 जून। और सर जून का पेमेंट आपको कब तक करना है? जो जून का 3B का डेट है, जो क्या रहेगा? 22 और 24 जुलाई, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेट, तब तक आपको पेमेंट करना क्या बन जाएगा? मैंडेटरी बन जाएगा। सर अभी पेमेंट आप 2 बेसिस पे कर सकते हो, सेल्फ असेसमेंट बेसिस या तो फिक्स्ड सम मेथड। सर सेल्फ असेसमेंट बेसिस का क्या मतलब है? आपने खुद ने कंप्यूट किया आपकी लायबिलिटी कितनी है, आपने खुद ने उस महीने का आईटीसी कंप्यूट किया, रिमेनिंग अमाउंट को आपने कैश में पे कर दिया। वो पीस से आपने क्या किया? आपकी लायबिलिटी निकाली, आपने आपका आईटीसी माइनस कर दिया, जो भी रिमेनिंग अमाउंट है आपने उसको कैश में पे कर दिया। इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट बेसिस। सर यहाँ पे अगर कुछ भी शॉर्टफॉल हो रहा है तो शॉर्टफॉल पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18% के हिसाब से। समझा? सर दूसरा बेसिस बात करता है फिक्स्ड सम मेथड की। फिक्स्ड सम मेथड यानी कि गवर्नमेंट क्या बोलता, भैया आपने लास्ट रिटर्न कैसा फाइल किया? आप बोल रहे हो मैंने क्वार्टरली फाइल किया, तो फर्स्ट मंथ ऑफ क्वार्टर में आप 35% ऑफ नेट कैश पेमेंट का टैक्स पे कर दो। सेकेंड मंथ ऑफ क्वार्टर में भी आप 35% ऑफ नेट कैश पेमेंट कर दो। थर्ड मंथ ऑफ क्वार्टर में आप एक्चुअल टैक्स का पेमेंट करो। सर एग्जाम्पल से समझाओ। देखो मैं बात कर रहा हूं अप्रैल से जून महीने का मुझे पेमेंट करना है, उसके लिए क्या बोल रहे? तेरा पिछला क्वार्टर चेक कर। मेरा पिछला क्वार्टर कौन सा था? जैन से मार्च। मेरे पूरे जैन से मार्च की लाइबिलिटी थी 1200 रुपीज की लाइबिलिटी थी, माइनस मेरा आईटीसी कितने रुपीज का था? 400। तो कहना से मैंने कैश में कितना पेमेंट किया रहेगा? 800 रुपीज का पेमेंट किया रहेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे? तू अप्रैल में काम कर, 800 का 35% निकाल। 800 का 35% कितना आएगा? 800 इंटू 35%। तू 280 रुपीज अप्रैल में पे कर दे। तू मई महीने में भी कितना पे कर दे? 280। और जून महीने में तेरा टोटल लाइबिलिटी निकाल कितना है, उसमें से आईटीसी को माइनस कर दे, है ना, उसमें जितना भी तेरा रिमेनिंग अमाउंट है उतना कैश में पे कर दे। ये 560 को माइनस करने के बाद में, अच्छा सर मान लो मैंने अप्रैल का मेरा एट एक्चुअल लाइबिलिटी आ रहा था 400 रुपीज, मैंने सिर्फ 280 भरा है, तो ये जो शॉर्टफॉल है क्या इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्या? तो आंसर इज नो। 280 रुपीज तुमने क्यों पे किया? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला था पे करने के लिए। तो यहाँ पे अगर शॉर्टफॉल आ रहा है इसके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। बट हाँ आपको ये पेमेंट कब तक करना था? 25 मई तक करना था। लेट से आपको अप्रैल का पेमेंट कब तक करना था? 25 में। अगर आपने इसका पेमेंट 31 मई को कर दिया तो कहने से 6 दिन का डिले हो गया, तो 6 दिन के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 280 इंटू 18% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 365, उतना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आपने लेट किया तो शॉर्टफॉल के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बट अगर आपने लेट पेमेंट किया उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है सर, बट अगर मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे मेरी अगर लाइबिलिटी थी 1200 रुपीज और यहाँ पे मेरा आईटीसी था 1400, तो मैंने 200 रुपए को अगर कैरी फॉरवर्ड किया था एज आईटीसी, तो सर यहाँ पे कितना पेमेंट करना पड़ेगा? तो यहाँ पे कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 35% आपको तभी पे करना है जब आपने पिछले महीने में नेट कैश पे किया था और जो कैश लाइबिलिटी था उसका ही 35% खाली आपको पे करना है।
समझा। और सर अगला पॉइंट क्या बोलते कि समझो मुझे अप्रैल से लेके जून तक पेमेंट करना है क्यूआरएमपी स्कीम में, और मैंने पिछला रिटर्न मंथली फाइल किया था, यानी कि मेरा रिटर्न कौन सा फाइल हुआ था, मार्च का मंथली हुआ था। वो मार्च की लाइबिलिटी निकालो कितनी है, मैं बोल रहा 400 माइनस आईटीसी कितना लिया था, मैंने बोला 280, बोले कैश में कितना पे किया, मैं बोला 120। तो यहाँ पे बोल रहे कि अप्रैल में वापिस से 120 का पेमेंट कर दो, मई के महीने में 120 का पेमेंट कर दो, जून में पेमेंट कौन से बेसिस पे होगा आपका, एक्चुअल बेसिस पे। यानी कि सर देखो, अगर आपने पिछले इसमें पेमेंट मंथली किया था तो क्यूआरएमपी का फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर में आप पेमेंट करोगे 100% ऑफ कैश पेड इन प्रीवियस मंथ, सेकेंड मंथ में आप पेमेंट करोगे 100% ऑफ कैश पेड इन प्रीवियस रिटर्न फाइल, और थर्ड मंथ में आप कितना पेमेंट करोगे, एक्चुअल अमाउंट। ठीक है। अच्छा सर, अगर यहाँ पे ये केस ऐसा रहता कि यहाँ पे मेरी लाइबिलिटी थी 400, आईटीसी था 580, मैंने 180 का आईटीसी कैरी फॉरवर्ड किया रहता था, तो पेमेंट कितना आता था, तो अप्रैल में 0, मई में 0 एंड जून में क्या आता, एट एक्चुअल। समझा। ये था आपका क्यूआरएमपी स्कीम। सर क्यूआरएमपी स्कीम वही पर्सन ऑप्ट कर सकता है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कितने रुपीस तक के, 5 करोड़। मतलब सर अगर मेरा टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अप टू और लेस देन 5 करोड़ है, तो अगले साल यानी कि 25-26 में मैं क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट कर सकता। सर मैंने यहाँ पे क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट किया, जो मेरा पहला क्वार्टर था अप्रैल से जून, मेरा यहाँ पे टर्नओवर हुआ 2 करोड़। सर मेरा जुलाई से लेके सितंबर तक टर्नओवर हुआ 2.5 करोड़। सर मेरा अक्टूबर में टर्नओवर एक्सीड कर गया 5 करोड़। अभी क्या करने का, तो अभी ये जो आपका क्वार्टर है ना, अक्टूबर टू दिसंबर, अब उसको क्यूआरएमपी के लिए फॉलो कर लो, क्यूआरएमपी के लिए फॉलो कर लो। जो अगला आपका क्वार्टर है, कौन सा क्वार्टर है अगला, जैन से मार्च, उसका पहला दिन कौन सा आता, 1 जैन। आपको क्या करना होगा, क्यूआरएमपी से बाहर आना पड़ेगा और आपको मंथली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स करना मैंडेटरी हो जाएगा। समझा यहां तक, चलो ठीक है। उसके बाद में सर क्यूआरएमपी स्कीम को आपको कब तक ऑप्ट करना है, आपको ऑप्ट करना है फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर टू लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द करंट क्वार्टर। सर एग्जाम्पल से देखो, अगर मुझे जुलाई से लेके सितंबर तक क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट करना है, तो इसका पहला क्वार्टर कौन सा था आपका, इसका पहला क्वार्टर था सर अप्रैल से लेके जून। इसका सेकेंड मंथ कौन सा था, मई। तो 1 मई से लेके करंट क्वार्टर का लास्ट डेट कौन सा था, 31 जुलाई। ये पीरियड के अंदर आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, या तो क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट करना पड़ेगा या तो उसके बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, या तो आपको यहाँ तक क्या करना पड़ेगा, ऑप्ट इन, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्ट आउट। देखो एक बार आपने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट कर लिया तो वो आगे वैसे ही कंटिन्यू रहेगा, आपको हर क्वार्टर में बार बार ऑप्ट इन ऑप्ट आउट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यूआरएमपी स्कीम आप लोग जीएसटीएन वाइज लोगे, पैन वाइज लेने की जरूरत नहीं है। डेट ऑफ पेमेंट फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर रहेगा 25 ऑफ नेक्स्ट मंथ, थर्ड मंथ में रहेगा ड्यू डेट ऑफ 3B। डन है यहां तक पूरा क्यूआरएमपी स्कीम। ओके सर अगला पॉइंट बात करता है कॉम्पोजिशन स्कीम वालों की। देखो ध्यान से, कॉम्पोजिशन डीलर को पेमेंट महीने में, साल में 4 बार करना रहता है। फॉर्म रहता है CMP 08, यानी कि पेमेंट होगा आपका क्वार्टरली, फॉर्म रहेगा CMP 08। कब तक पेमेंट करना है, तो जो क्वार्टर है, क्वार्टर खत्म होने के बाद में 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक करना है। सर रिटर्न कब फाइल करना है, रिटर्न एनुअली फाइल करना है, फॉर्म है GSTR 4, कब तक फाइल करना है, 30 जून फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर। सर एग्जाम्पल से अभी बताओ, तो सर देखो मेरा क्वार्टर है आपका अक्टूबर टू दिसंबर, इसका पेमेंट कब तक करना है, 18 जैन। सर क्वार्टर है जुलाई से लेके सितंबर, पेमेंट कब तक करना है, 18 अक्टूबर एंड लाइकवाइज। सर मेरा फाइनेंशियल ईयर है 2024-25, इसका GSTR 4 कब फाइल करना है, तो साल खत्म होने के बाद में जो 30 जून आता है, यानी कि 30 जून 2025 तक आपको ये पेमेंट रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ध्यान से सुन लो। अगला पॉइंट बोलता है कि अगर आपके कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं थे तो भी आपको क्या फाइल करना पड़ेगा, नील CMP 08 या नील GSTR 4। रादर मैं एक बात बोलूं कि आपको ध्यान से सुनना, अगर आपके कोई भी टैक्स पीरियड में, कोई भी टैक्स पीरियड, फिर वो मंथली हो, क्वार्टरली हो, एनुअली हो, इवन इफ नो ट्रांजैक्शन, आपको नील GSTR 1, GSTR 3B,
CMP08 एंड GSTR4 को क्या करना होगा, फाइल। उसके अंदर से ये जो 3 रिटर्न है ना, कौन से 3, GSTR1, GSTR3B और CMP08, आप इसको SMS के थ्रू भी नील फाइल कर सकते हो। देखो, अगर कुछ भी आपने एक महीने में परचेस किया, इसका मतलब आपका नील रिटर्न नहीं हुआ। नील रिटर्न का क्या मतलब है, नील रिटर्न मतलब आपका सेल्स भी जीरो होना चाहिए, आपका परचेस भी क्या होना चाहिए, जीरो। उसको अपन क्या बोलेंगे, आपका नील रिटर्न बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद में सर अगला रिटर्न बात करता है NRTP, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को, क्योंकि इसको इन ITC वैसे भी बहुत कम बातों का मिल रहा, तो इसको बोल रहे तू 2 अलग अलग रिटर्न को फाइल मत कर, तू एक ही रिटर्न फाइल कर, GSTR5। कब तक फाइल करेगा, तेरा ड्यू डेट है अर्लियर ऑफ 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ और विद इन 7 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर एग्जांपल देखो, एक NRTP ने रजिस्ट्रेशन लिया 20 मई से लेकर 30 जून तक, तो उसको मे का रिटर्न कब तक भरना है, या तो 13 जून और जब से टाइम एक्सपायर हो रहा है वहां से 7 days, विच एवर इज अर्लियर, तो 13 जून आ गया। सर जून का पेमेंट कब तक करना है, तो जून का पेमेंट का डेट क्या बन जाएगा, जब से उसने रजिस्ट्रेशन कैंसिल मतलब एंड हो रहा वैलिडिटी, वहां से 7 days 20 जून और महीना खत्म होने के बाद में 13 तारीख यानी कि 13 जुलाई, विच एवर इज अर्लियर। तो नीचे वाले केस में आपका आंसर क्या आएगा, 20 जून आ जाएगा। नीचे वाले केस में क्या आ जाएगा, जून का डेट बन गया 20 जून और मई का डेट क्या बन गया आपका 13 जून। ये था आपका कौन सा फॉर्म, GSTR5। ठीक है सर, उसके बाद में GSTR7 आएगा आपका, कौन सा रिटर्न आएगा, GSTR7। क्या बोलते हैं GSTR7, ध्यान से देखो कि अगर एक पर्सन को TDS करना है, जिसको अपन TDS वाले चैप्टर में भी आराम से देखेंगे, बट वापस सुन लो, अगर आपको कोई भी महीने में TDS करना है तो आपको फाइल करना पड़ेगा GSTR7। कब फाइल करना होगा, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगर आपके कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है तो भी आपको क्या फाइल करना होगा, नील GSTR7 फाइल करना मैंडेटरी है। सेम वे में आपको GSTR8 भरना है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हो तो, है ना। कब फाइल करना है, 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगर आपका एक महीने के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है तो नील रिटर्न क्या बन जाएगा, मैंडेटरी बन जाएगा। नील रिटर्न इज मैंडेटरी इवन इफ TCS इज नॉट कलेक्टेड। कब तक हो जाएगा, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अच्छा सर, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हो तो आपको क्या बोल रहे, ध्यान से सुनना। लेट से आपका जून 2026 का ट्रांजैक्शन है, तो इसका ड्यू डेट क्या बन जाएगा आपका, 10 जुलाई बन जाएगा, 10 जुलाई 2026। आप ये मैक्सिमम कब तक फाइल कर सकते हो, 3 years फ्रॉम ड्यू डेट। सर इसका ड्यू डेट क्या आ जाएगा, 10 जुलाई 2026, तो GSTR8 मैक्सिमम फाइल हो सकता है 10 जुलाई 2029 तक। उसके बाद में आप चाह के भी GSTR8 फाइल नहीं कर सकोगे। ठीक है, डन सर। सर उसके बाद में अगला रिटर्न आता है आपका GSTR9, जिसको क्या बोलते हैं, एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न सबको भरना है एक्सेप्ट जिनको GSTR1 नहीं भरना, उनको एनुअल रिटर्न भी नहीं भरना है, और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। तो कहने से इधर एक्सेप्शन में टोटल 6 लोग आ गए। पहले सेक्शन 51 वाला आ गया, दूसरा 52 वाला आ गया, तीसरा सेक्शन 10 आ गया, चौथा NRTP आ गया, NRTP, पांचवा आ गया आपका इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, 6 आ गया आपका OIDAR सर्विसेज, और लास्ट में आ गया आपका कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इनको एनुअल रिटर्न भरना नहीं है, बाकी लोगों को एनुअल रिटर्न भरना है। कब तक भरना है, 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और सर एनुअल रिटर्न उनको ही भरना है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर इज ग्रेटर देन 2 करोड़ रुपीस। अगर 2 करोड़ के नीचे है, इफ एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन 2 करोड़, तो आप उसको ऑप्शनली फाइल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में आता है सर, अगर आप लोग ECO हो तो आपको एनुअल रिटर्न भरना है इन द फॉर्म GSTR9B। एनुअल स्टेटमेंट है कब तक भरना है, 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। फिर आता है सर, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से जा रहा है तो आपको क्या फाइल करना है, GSTR9C फाइल करना है। बेसिकली ये सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, आपको इसको GSTR9 के साथ ही सबमिट करना है। दैट इज कब तक सबमिट करना है, 31 दिसंबर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है। उसके बाद में आपका एक आता है फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न कंपलसरी हर एक पर्सन को भरना है जिसका रजिस्ट्रेशन या तो सरेंडर हो रहा है या तो रजिस्ट्रेशन क्या हो रहा है, कैंसिल। अगर आपका रजिस्ट्रेशन सरेंडर हो रहा है या आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा, तो क्या बोल रहे,
कि विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज अर्लियर, सॉरी विच एवर इज लेटर आना चाहिए, विच एवर इज लेटर आपको एनुअल रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा, सॉरी फाइनल रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा। मतलब क्या है, देखो कि समझो मेरा रजिस्ट्रेशन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का कैंसिल हो रहा और मुझे कैंसिलेशन का ऑर्डर मिल रहा है 1 अगस्त 2025 और मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है फ्रॉम 31 मार्च 2025। तो इन दोनों में लेटर क्या आ रहा है, 1 अगस्त 25 आ रहा, तो 1 अगस्त 25 से 3 मंथ्स के अंदर मुझे क्या फाइल करना है, GSTR 10। और सर अगर मेरे को 1/8/2025 को ये बोला जा रहा है कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने वाला है विथ इफेक्ट फ्रॉम 15/8/2025, तो मुझे 15/8/2025 से 3 मंथ्स के अंदर यानी कि 15/8 के बाद में क्या आएगा 11/25 तक क्या फाइल करना होगा, GSTR 10 फाइल करना होगा। क्लियर है। फिर आता है UIN, अगर मैंने कोई भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लिया है रिफंड को क्लेम करने के लिए मुझे GSTR 11 फाइल करना मैंडेटरी है। सर एक ही पॉइंट रह गया मेरा आपको समझाने का, सर आप लोगों को अगर करंट मंथ का GSTR 1 फाइल करना है उसके लिए आपको प्रीवियस मंथ के सारे रिटर्न्स को फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो अगर मैंने पिछले महीने का 3B को फाइल नहीं किया या पिछले क्वार्टर का 3B को फाइल नहीं किया तो मैं करंट महीने का GSTR 1 फाइल नहीं कर सकूंगा, या फिर मैंने रूल 10A के हिसाब से मेरे बैंक अकाउंट के डिटेल्स को टाइम पे फर्निश नहीं किया तो मैं इस महीने का GSTR 1 फाइल नहीं कर पाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने अगर रूल 88C या 88D का कोई भी वायलेशन किया था या उसके अंदर मेरे को इंटीमेशन मिला है, सर रूल 88C क्या बोलता, रूल 88C बोलता कि आपने पिछले कोई महीने में GSTR 1 में लाइबिलिटी ज्यादा शो किया और आपने उसको GSTR 3B में कम शो किया, इसके लिए आपके ऊपर नोटिस आई थी। आपने 1 में बताया आपका 10 लाख का लाइबिलिटी है और 3B में आपने 2 लाख का पेमेंट किया, तो बचे हुए 8 लाख का अगर आपने ये अमाउंट पे नहीं किया या सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया प्रॉपर ऑफिसर को तो आप अगले महीने का GSTR 1 फाइल नहीं कर सकते। सेम वे में नीचे क्या बोल रहे कि आपका ITC एज पर 2B वॉज लेस देन ITC क्लेम्ड इन 3B, और आप इसका या तो टैक्स का पेमेंट नहीं कर रहे हो या तो आप ऑफिसर को सेटिस्फैक्टरी, ऑफिसर को क्या बोल रहे, सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दे रहे हो तो आप अगले महीने का GSTR 1 फाइल नहीं कर सकोगे। ये रहा रूल 88C, ये रहा रूल 88D। ठीक है, फिर ये 1A मैंने आपको बता दिया, ये डिटेल्स कैसी होनी चाहिए बता दिया। 2B मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। प्रायर पीरियड की अमेंडमेंट्स, प्रायर पीरियड की अमेंडमेंट्स कब तक हो सकती है, 30 नवंबर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। नील GSTR 1 फाइल करना मैंडेटरी है अगर आपका कोई भी बिजनेस नहीं हुआ तो। सर GSTR 1 आप कब तक फाइल नहीं कर, मतलब किसके बाद में फाइल नहीं कर सकोगे, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। रिटर्न आप टैक्स पीरियड के पहले फाइल नहीं कर सकते, एक्सेप्शन में 2 बातें आ गई। फिर मैंने ये 3B का सब आपको बता दिया, पेमेंट बता दिया, ड्यू डेट बता दिया, QRMP स्कीम मैंने अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, फर्निशिंग रिटर्न्स वगैरह सब बता दिया। हाँ सर अगर एक बात है, अगर मुझे QRMP स्कीम को ऑप्ट करना है तो मुझे सारे पिछले रिटर्न्स को भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा, सारे पिछले रिटर्न्स को फाइल करना पड़ेगा, वो एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर GSTR 1 के डिटेल्स मैंने बता दिए, पेमेंट की स्कीम्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी, इंटरेस्ट का पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया सारा, लेट फी जो भी रहेगी वो लगेगी आपके सिलेबस में नहीं है, रेक्टिफिकेशन का टाइम लिमिट सेम है 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न डेट। 3B नील रात को भी फाइल करना पड़ेगा, नील 3B, नील 1, नील CMP 08 मोबाइल OTP के थ्रू भेज सकते हो, रिटर्न फाइल करने के टाइम पे साइन करना मैंडेटरी है। स्पेशल रिटर्न कॉम्पोजिशन डीलर वाले मैंने आप लोगों को समझा दिए, NRTP वाला पॉइंट भी यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझा दिया था, देख लो सब लोग। चलो सर यहाँ पे ना गलती से कॉम्पोजिशन डीलर लिखा गया हुआ है, इसको आप चेंज करके क्या लिख दोगे, क्या लिख दोगे इधर, NRTP। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को GSTR फाइल करना रहता है, 5 वो बता दिया, GSTR 7 मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, 8 आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। बोलो फाइनल रिटर्न भी अपन ने देख लिया। अगला पॉइंट आता है सर फर्स्ट रिटर्न। फर्स्ट रिटर्न का मतलब क्या है, देखो फर्स्ट रिटर्न यहाँ पे किसकी बात करता, आप लोग मान लो 1 जून को लायबल हो गए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, आपके पास 30 डेज का टाइम लिमिट था, यानी कि 1 जुलाई तक आप लोग एप्लीकेशन कर सकते थे। आपने एप्लीकेशन कर दिया 28
जून को आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल रहा है लेट्स से 2 अगस्त को, तो यहाँ पे आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या माना जाएगा, 1 जून माना जाएगा। तो आपको ये पीरियड के लिए भी तो सारे रिटर्न्स को फाइल करना पड़ेगा। तो ये रिटर्न जो आपके फाइल हो गए, जो फर्निश हो गए, है ना, कौन से पीरियड के, कौन से पीरियड के, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन और ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट। तो ये डिटेल जो फर्निश होगी ये आपकी किसके अंदर फर्निश होगी, फर्स्ट रिटर्न में फर्निश होगी। ठीक है सर, फिर एनुअल रिटर्न का ये सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए थे। सेल्फ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बता दिया है आप लोगों को मैंने, ये कितने टाइम तक फर्निश नहीं कर पाओगे वो भी बता दिया है ना। चलो उसके बाद में सर नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर, अगर आप लोगों ने रिटर्न को फाइल नहीं किया तो आपको नोटिस आएगा जिसको आपको 15 डेज में रेक्टिफाई करना है। उसके बाद में लेट फी लगेगा, लेट फी आपके एग्जाम का पार्ट नहीं है, इसके लिए अपन ने उसको देखा नहीं। लास्ट पॉइंट बढ़ेंगे सर, जीएसटी प्रैक्टिशनर। जीएसटी प्रैक्टिशनर क्या बोलता, प्रोवाइड्स फॉर ऑथोराइजेशन ऑफ एन एलिजिबल पर्सन टू एक्ट एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर। जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन कौन रह सकता है, जीएसटी प्रैक्टिशनर मतलब बेसिकली बिजनेसमैन को मदद करने के लिए जो लोग हेल्प करेंगे उनको जीएसटी प्रैक्टिशनर बोलेंगे। तो वो कौन रह सकते, इंडियन पर्सन रहना चाहिए, पर्सन ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट होना चाहिए, नॉट बीन कन्विक्टेड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। चारों बातें फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, ये उसका हो गया एलिजिबिलिटी। सर उसने कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई करनी चाहिए, वो रिटायर्ड ऑफिसर रहना चाहिए, कोई भी कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का, कोई भी स्टेट का या सीबीआईसी का, हु ड्यूरिंग द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट हैड वर्कड इन अ पोस्ट नॉट लोअर देन रैंक ऑफ ग्रुप बी गैजेट ऑफिसर फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 2 years। या तो उसने एनरोलमेंट लेना चाहिए था एज अ सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर और टैक्स रिटर्न प्रिपेयर अंडर एनी अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स लॉ फॉर नॉट देन अ पीरियड ऑफ लेस देन 5 years, और उसको कोई भी फॉलोइंग क्वालिफिकेशन का उसने लेना चाहिए। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले वो या तो ग्रेजुएट या तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रहनी चाहिए, या तो इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन देना चाहिए उसने इन कॉमर्स, लॉ, बैंकिंग इंक्लूडिंग हायर ऑडिटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम एनी इंडियन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इंडियन लॉ यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। या तो उसके पास डिग्री रहनी चाहिए कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी की जिसको रिकॉग्नाइज किया इंडियन यूनिवर्सिटी ने, जो ऊपर वाले डिग्री के साथ इक्विवेलेंट है। या तो उसने गवर्नमेंट के बोलने पे कोई भी अदर एग्जामिनेशन को पास करना चाहिए, या तो उसके पास एनी डिग्री ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और फॉरेन यूनिवर्सिटी रहनी चाहिए जिसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए इंडियन यूनिवर्सिटी ने, जो इक्विवेलेंट है ये वाले डिग्री के बराबर। और लास्ट में या तो उसने फाइनल पास करना चाहिए सीए, सीएस या सीएमए का, बेसिकली वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए। सर जीएसटी प्रैक्टिशनर आपके बिहाफ पे कौन से काम कर सकता, वो आपके बिहाफ पे आउटवर्ड सप्लाईज को फर्निश कर सकता है, यानी कि मैं बोलूँ जीएसटीआर 1A IFF को फाइल कर सकता, या तो वो आपके बिहाफ पे कोई भी मंथली, क्वार्टरली, एनुअली या फाइनल रिटर्न को भर सकता, वो आपके बिहाफ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर अमाउंट को डिपॉजिट कर सकता, आपके बिहाफ पे रिफंड को क्लेम कर सकता, आपके थ्रू एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट और कैंसिलेशन फाइल कर सकता, आपके बिहाफ पे ईवे बिल बना सकता, आपके बिहाफ पे चलान्स को फर्निश कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक चलन जो भी आपके कैश लेजर के चलान्स वगैरह रहते उसको फर्निश कर सकता, या वो फाइल कर सकता है एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट और कैंसिलेशन ऑफ एनरोलमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टर और वेयरहाउस ऑपरेटर करके, और वो ऑप्ट कर सकता है कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स पे करना या विड्रॉ करना उधर से। ठीक है क्या, ठीक है। फर्निशिंग रिटर्न थ्रू जीएसटी प्रैक्टिशनर, when a registered person opts to furnish return through GST practitioner, then also responsibility for correctness of particulars furnished or other details filed by GST practitioner shall continue to rest with the registered person on behalf of whom the returns are furnished। मेरे भी आप पे जीएसटी प्रैक्टिशनर ने कल जाके कोई रिटर्न फाइल किया, उसके अंदर फ्रॉड निकला, तो जीएसटी प्रैक्टिशनर के ऊपर लाइबिलिटी तो आएगा ही आएगा, साथ में मेरे ऊपर भी लाइबिलिटी आएगा कि तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया, उसने रिटर्न कैसा फाइल किया था। ठीक है, जीएसटी प्रैक्टिशनर शैल प्रिपेयर ऑल द स्टेटमेंट विद द ड्यू डिलिजेंस एंड अफिक्स करेगा उसका डिजिटल सिग्नेचर ऑन द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय हिम यूजिंग हिज क्रेडेंशियल। इफ जीएसटी प्रैक्टिशनर इज फाउंड गिल्टी, उसका एनरोलमेंट क्या हो जाएगा, लायबल फॉर कैंसिलेशन, और उसके ऊपर शो कॉज नोटिस भी इशू हो जाएगा। जीएसटी प्रैक्टिशनर बोल के अगर आपको एनरोलमेंट करना है तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिकली करना पड़ेगा, आपके एप्लीकेशन को स्क्रूटिनाइज करेंगे एंड आपको सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आपने प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स बराबर से भेजे। अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा रहेगा तो प्रॉपर रीजन आप लोगों को वो मेंशन करके देंगे, लिख के देंगे।
एक बार एनरोलमेंट कर दिया तो वो वैलिड रहेगा जब तक वो कैंसिल नहीं करता। कोई भी पर्सन जीएसटी प्रैक्टिशनर बोल के एलिजिबल नहीं होगा अनलेस उसने पास किया वो एग्जामिनेशन जो ऊपर बताई गई थी वो वाली। मतलब सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो बाय डिफॉल्ट जीएसटी प्रैक्टिशनर बनेगा क्या? आंसर इज नो, उसको अपने आप को एनरोल कराना पड़ेगा जीएसटी प्रैक्टिशनर बोल के। डन, चलेगा गाइस। 35 मिनट्स आपका रिटर्न्स वाला चैप्टर भी सुपर फास्ट है। मैं जहां जहां पे इंपॉर्टेंट है एकदम डिटेल में मैंने आप लोगों का रिवाइज करवा दिया है। तो यस, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो छोटा सा मेरा मोटिवेशन के लिए छोटा सा लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और यस, आपके सभी सीए इंटर के फ्रेंड जिनका अटेम्प्ट मई 26 से जैन 27 या फिर सीएम इंटर के दो जिनका अटेम्प्ट दिसंबर 26 या जैन 26 के अंदर है, प्लीज ये वीडियो जून 26 में प्लीज ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।